इसराइल की क्या ये हरकत आपको मशकूक नहीं लगती कि उसने अचानक ईरान पर अटैक कर दिया? ऐसी क्या वजह बनी थी जिसकी वजह से इसराइल ने ईरान के कॉन्सुलेट ऑफिस जो कि सीरिया में मौजूद था उस पर अटैक कर दिया, जिसमें ईरान के 2 आर्मी के सीनियर ऑफिशियल्स शहीद हो गए थे। अगर गौर करें तो इसके 2 पॉइंट ऑफ व्यू बनते हैं। पहला तो पॉलिटिकल है और दूसरा रिलीजियस है, मगर इन दोनों पॉइंट्स का एक एंड है जहां ये दोनों एक ही जगह पर कनेक्ट हो जाते हैं, और वो है एग्जिस्टेंस, या तो इजराइल या फिर पैलेस्तीनी गाजा। जहां एक तरफ वो रिवायती जंग मॉडर्न हथियारों की वजह से जो एक पल में ही लाखों जाने ले लेते हैं, वो यूज करने के डर की वजह से हमें इस वॉर में एक नई चीज देखने को मिली जिसे प्रॉक्सी कहते हैं। ईरान इस बात को अच्छे तरीके से समझ चुका था कि जब तक हम अपने मेन ओपोनेंट का ध्यान डाइवर्ट नहीं करते तब तक हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर कंप्लीट नहीं कर सकते। जिसके बाद ईरान ने रीजन में न्यू स्ट्रेटेजी के साथ काम करते हुए डिफरेंट मिलिटेंट ग्रुप्स के साथ मिलकर, जिनका मकसद ईरान की तरह ही सेम था, यानी कि इसराइल को निस्तो नाबूद करना, मगर फंड्स नहीं थे और अपने लोग बागी समझते थे। जिसके बाद जब यहाँ ईरान की एंट्री हुई तो ये गैप भी फिल हो गया और एक एक करके ईरान ने अपने ओपोनेंट्स इसराइल और सऊदी अरेबिया दोनों के गिर्द घेरा तंग कर दिया। आप सोच रहे होंगे कि मसला तो सारा ईरान और इसराइल के बीच में है, ये सऊदी अरब कहाँ से आ गया? तो इसके ऊपर भी जल्द ही एक डिटेल वीडियो आएगी। नाउ बैक ऑन टॉपिक। ईरान की प्रॉक्सीज जिन ममालिक में इस वक्त एक्टिव देखी गई हैं, वो कुछ यूं हैं। फर्स्ट प्रॉक्सी की बात करें तो वो साउथर्न लेबनान में इसराइल की इलीगल ऑक्यूपेशन को रोकने के लिए 1985 में बनाई गई थी। सेकंड प्रॉक्सी हमास है, जिसकी बेस 1987 में रखी गई थी मुस्लिम ब्रदरहुड से स्प्लिट होने के बाद। इसका मेन मकसद फिर से वही इसराइल की इलीगल ऑक्यूपेशन को रोकना, यानी कि जो जमीन गाजा के लोगों की इसराइल ने इलीगली तौर पर कब्जा ली है उसको गाजा के लोगों को वापस लेकर देना है। थर्ड प्रॉक्सी की बात करें तो इसका नाम है अल इमाम हुसैन डिवीजन, जो कि सीरिया के साथ साथ इराक में भी एक्टिव है। चौथी प्रॉक्सी की बात करें तो ये PIJ है, यानी कि पैलेस्तीन इस्लामिक जिहाद, जिसे 1982 में एस्टेब्लिश किया गया था। ये भी हमास की तरह ही सोचती है। और अगर लास्ट प्रॉक्सी की बात करें तो वो यमनी हूती ग्रुप्स हैं, जिनको 1990 में एस्टेब्लिश किया गया था, जिन्होंने हमास इसराइल वॉर में काफी पेश रोल निभाया। पॉलिटिक्स की जरा भी समझ रखने वाले लोग ये जानते हैं यमनी हूती रेबेलियन ग्रुप, जिसे बैक सपोर्ट करने वाला कोई और नहीं बल्कि ईरान है। ईरान ने रीजन में इतनी स्ट्रॉन्ग प्रॉक्सीज सिर्फ एक नैरेटिव के दम पे बनाई है, जो कि एक मशहूर मुहावरा भी है पॉलिटिक्स में कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इन प्रॉक्सीज के सपोर्ट से ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम 80 to 85% कंप्लीट कर लिया। इसमें ऑफ कोर्स रशिया और चाइना दोनों का हाथ, क्योंकि रशिया और चाइना ये नहीं चाहते हैं कि रीजन में सिर्फ एक ही ब्लॉक का दबदबा हो, जो कि अमेरिकन ब्लॉक है। ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आने के बाद हमें इस रीजन में एक बैलेंस देखने को मिल सकता है। अगर बात करें कि आखिर ईरान ने 7 अक्टूबर को ही हमास के जरिए इसराइल पर अटैक क्यों करवाया, जबकि सबको ये बात पता थी कि रिटेलिएशन में इसराइल गजा को खंडर बना देगा, जो कि उसने किया भी है। अगर पॉलिटिकली देखें तो ईरान ने IMEC कॉरिडोर को खत्म कर दिया है, जो कि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर था, मगर 7 अक्टूबर के बाद सब कुछ खत्म हो गया। और अगर रिलीजियस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसराइल एक ग्रेटर इसराइल बनाना चाहता है, जिसके लिए उन्हें पहले एक सुर्ख बच्चिया की कुर्बानी करनी पड़ेगी, और उसके बाद टेम्पल माउंट यानी कि हैकले सुलेमानी बनाने के लिए उन्हें मस्जिद अल अक्सा को गिराना पड़ेगा, जो कि सारे इशू की जड़ है। ज्यूज का कहना है कि टेम्पल माउंट बनने के बाद हमारा मसीहा आएगा, लेकिन कोई भी मुसलमान ये नहीं चाहेगा कि मस्जिद अक्सा को गिरा दिया जाए, क्योंकि वो थर्ड होलिएस्ट साइट है मुस्लिम्स के लिए। अगर ये सब सिर्फ बातें होती तो और बात थी, मगर इसराइल तो इसे पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए पूरी कोशिशें कर रहा है। इसराइल ने पहले सुर्ख बच्चियां ढूंढी जो मिल नहीं रही थी। जब मिल गई तो इसराइल ने इसका खूब देखभाल की ताकि टाइम से पहले उसे कोई नुकसान न पहुंचे, और फिर लाखों डॉलर्स देके उसे खरीद भी ली। जिसके हवाले से इसराइल के ऑफिशियल्स का कहना है कि सुर्ख बच्चिया को 22 अप्रैल को ज़िबा किया जाएगा और उसके बाद बाकी कामों को जामा तकमील तक पहुंचाया जाएगा। इसराइल ने अगर देखें तो कोई भी इसके बारे में खुल के बात नहीं करता कि इसराइल ने आखिर क्यों ईरानियन कॉन्सुलेट पर अटैक किया। कुछ वॉर एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसराइल ये प्रॉक्सी गेम खेल खेल कर थक चुका था, जिसके बाद उसने ईरानियन कॉन्सुलेट पर अटैक करके ये सिग्नल दिया कि ईरान अब तो आजा खुलकर सामने, अब तो सारे पर्दे चाक हो चुके हैं। जिस पर ईरान ने खाना पूरी करते हुए, क्योंकि ईरान के ऑफिशियल को इस अटैक में शहीद किया गया था, इसके हवाले से ईरान का रिटेलिएट करना एक जनरल राइट था। कई वॉर एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि ईरान ने ये जो क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स इसराइल पर फायर किए थे, ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी से बने हुए थे। ईरान ने ये बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स इसलिए फायर किए थे ताकि वो इसराइल की वॉर टैक्टिक्स देख सके और उसका जायजा ले सके कि अगर ईरान की वॉर इसराइल के साथ डायरेक्ट शुरू हो जाती है तो ईरान उसे किस तरीके से काउंटर करेगा। ईरान ने इस अटैक से पहले US को वार्न किया ऑफिशियली और कहा कि अगर आप इसराइल को बचाने के लिए हम पर कोई अटैक करते हैं तो रीजन में मौजूद आपके तमाम फौजी अड्डे एक एक कर निशाना बनाकर उड़ा दिए जाएंगे।
जिसके बाद यूएस ने इस वॉर में कूदने से साफ साफ इनकार कर दिया और इसराइल को भी कोई गलती करने से मना कर दिया कि तुम प्रेशर में आके कोई गलती मत कर दो। मगर अब तो पूरी दुनिया जानती है कि इसराइल यूएस की नहीं सुनता बल्कि यूएस इसराइल की सुनता। कहने का मतलब ये है कि यूएस ने कहा तो ना है, मगर इसे अगर इसराइली कानों से सुने तो इसका मतलब हाँ बनता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या इसराइल ईरान पर अटैक करके अपनी मौत को दावत देगा या फिर गुस्सा पी जाएगा? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मजीद अपडेट्स के लिए भी सब्सक्राइब